मोहब्बत की ताकत पार्ट 2। अगर आपने इस नॉवल का पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहानी की गहराई को समझने के लिए पहला हिस्सा लाजमी पढ़ें। मैं माजूर जरूर हूं लेकिन अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत है मेरे अंदर। शाहवेज की बात पर अमल का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर इस रात वो इसकी मोहब्बत में भीगती रही। शाहवेज ने पूरी चाहत से इसे अपना लिया। जब 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो खबर सुनकर फलक के तन बदन में आग लग गई। तुम अमल को तलाक दे दो, शाहवेज मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। शाहवेज ने नफरत से इसे देखा। हर रात शिद्दत से महसूस किया मैंने ऐसे, तभी तो वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे माजूर समझकर ठुकराया था तुमने। फलक सर से पांव तक सुलग गई। फिर एक मंसूबा बनाया था इसने एक रात शाहवेज के बिस्तर पर। कुछ सुना तुमने? अमल मां बनने वाली है। शाहवेज का बच्चा इसकी कोख से जन्म लेने वाला है इस दुनिया में। फिरोजा बेगम की बात पर फलक की आंखें हैरत से फट पड़ी थीं। क्या ये सब कैसे हुआ? मैंने तो सुना था कि इनके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? वो शदीद हसद का शिकार हो रही थी। वो तो सोचती थी कि हमेशा शाहवेज इसकी मोहब्बत के गम में मुब्तला, कभी अमल इसको अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। तभी फिरोजा बेगम हाथ मलने लगी। तभी समझाती थी तुम्हें, एक ना एक दिन शाहवेज अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा, फिर सब कुछ तुम्हारा ही होगा। लेकिन तुम्हें अकल ना आई, तुम्हारा वक्ती गुस्सा सब कुछ ले डूबा। दुनिया शाहवेज पर तो खत्म नहीं होती अम्मी, मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। आप क्यों टेंशन लेती हैं? फलक ने अपने दिल में आया गुस्सा छुपा लिया था, हालांकि दिल अंदर ही अंदर जलकर खाक हो रहा था। आज अमल का बेबी शॉवर रखा गया था। ये शाहवेज की ख्वाहिश पर हुआ था। इसे 7वां महीना लग चुका था। भरा भरा जिस्म लिए वो बाहर जाने में हिचकिचा रही थी। फिर इसने एक खूबसूरत सूट पहन लिया जो बहुत बड़ा हुआ था। शाहवेज की मोहब्बत ने इसे निखार दिया था। शाहवेज भी अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत शिद्दत से मुंतजर था। अमल को देखकर वो मुस्कुरा दिया। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, शाहवेज ने इसे आवाज दी थी, रुक जाओ, कहीं किसी की बुरी नजर हमारी खुशियों को खाक में न मिला दे, इसलिए अपनी नजर उतारती जाओ। ये कहते ही इसने 1000 रुपए इसके सर से वार दिए थे। अमल इसकी मोहब्बत पर सरशार हो गई। सच में खुशियों ने देर से सही लेकिन इनकी दिल की दहलीज पर दस्तक दे दी थी। शाहवेज को जब से पता चला कि वो हामला है, जैसे इसने दुनिया जहां की खुशियां इसके कदमों में लाकर रख दी थी। वो इसका ऐसे ख्याल रखता जैसे वो एक छोटी बच्ची है। अमल दूध पीने से बहुत चिढ़ती थी लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से इसे कहता, बच्चे के साथ साथ तुम्हारी सेहत भी जरूरी है। अमल बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही थी। शर्माई लिजाई मां बनने का नूर इसके चेहरे पर ममता बनकर फूट रहा था। फलक और फिरोजा बेगम भी आज इस तकरीब में आई थी। अमल को यूं शाहवेज के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर इसके तन बदन में आग लग गई थी। इसका बस न चल रहा था कि इनकी खुशियों को नोच कर फेंक दे। यूं ही शाहवेज से बात करते हुए गैर इरादी तौर पर अमल की नजर फलक पर पड़ी तो वो इसकी नजरों से घबरा गई। वो इसे हसद भरी नजरों से देख रही थी। इसकी अजीब सी आंखें और चेहरे के तासुरात देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई? शाहवेज इसे देखकर मुस्कुराया था। अब इसे व्हील चेयर की जरूरत ना थी। हाँ, एक टांग में अभी भी लड़खड़ाहट थी लेकिन वो इतनी वाज़ा नहीं हुई थी। बेहतरीन इलाज और तवज्जो से वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आया था और पहले की तरह वही सब कर रहा था जो इसकी रूटीन थी। लेकिन एक हादसे ने इसकी आंखें खोल दी थी कि कौन अपना है और कौन बेगाना। आज इसने फलक की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फलक खुद ही इसकी तरफ आई थी इसे मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन शाहवेज ने इसे मुकम्मल नजरअंदाज किया था। काफी देर तक तकरीब चलती रही। फिर वो थक हार कर कमरे में आकर लेट गई थी। कपड़े भी तब्दील करने का दिल नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर बाद शाहवेज भी कमरे में आ गया। क्या हुआ, थक गई हो? वो इसे मोहब्बत से देखते हुए कहने लगा, जी ऐसी हालत में ज्यादा देर ना खड़ा हुआ जाता है और ना ही बैठा जाता है। पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है मेरी टांगों में। कहो तो बेगम साहिबा के पाँव में मालिश कर देता हूँ। ये सुनकर अमल का चेहरा सुर्ख हो गया।
جی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے پاؤں کی مالش کریں، اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کپڑے چینج کر کے آرام سے لیٹ جاؤ۔ شاویز نے بھی کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ پھر امل جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی، پاؤں میں ہونے والے درد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی، لیکن اپنے پاؤں پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تو جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا کریں آپ، پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے ایک دم اپنے پاؤں سمیٹے تھے۔ شاویز اس کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تمہاری تکلیف میری اور میری تکلیف تمہاری، یہی سکھایا نا تم نے مجھے۔ جب میں شدید ڈپریشن اور اذیت میں تھا، تم پوری پوری رات میرے ساتھ جاگتی تھی میری ضرورتوں کی خاطر، تو کیا میں اب اتنا سا بھی نہیں کر سکتا؟ شاویز کے کہنے پر امل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ خود شاویز کے عشق میں خود کو شدید مبتلا کر بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی پر شاویز نرمی سے اس کے پاؤں کا مساج کرنے لگا۔ ایسے سے اپنا درد جاتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر امل نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے شاویز، کہیں ہماری خوشیوں کو کسی کی حسد کی نظر نہ لگ جائے۔ ہم دونوں کو نصیب ہوگا نا اپنے بچے کی خوشی دیکھنا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آج جس طرح فلک اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، وہ خود کو خوف میں مبتلا ہونے سے نہ روک سکی۔ شاویز نے ایک دم ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، خود سے وعدہ کیا ہے میں نے، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں لاؤں گا۔ اس حالت میں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ شاویز کی بات پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ پھر وہ دونوں اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کرنے لگے۔ ابھی تک ڈاکٹر نے جینڈر کا بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا یا پھر پیاری سی بیٹی۔ یہ کیا حرکت ہے فلک؟ اس نے بیبی شاور سے آتے ہی وہ کانچ کا گلدستہ زمین پر دے مارا۔ فیروزہ بیگم اس کا غصہ دیکھ کر خوف کھا رہی تھی۔ وہ میرے شاہزیب کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، اس کے ساتھ جان بوجھ کر وہ دونوں مجھے جلانے کے لیے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چلے تمہارے دشمن میری بیٹی نے کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ کمی تو شاویز کی ذات میں ہے۔ تمہیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ فیروزہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتی ماما، آپ بس جلد سے جلد میری شادی کر دیں۔ میں شاویز سے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ فیروزہ بیگم مسکرا دیں۔ کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ میں کل ہی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری جلد شادی ہو جائے۔ اس کے دل میں ایک سکون سا آیا، ورنہ اس سے پہلے تو حسد اور جلن نے اسے اتنی بری طرح گھیرا کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شاویز کی محبت بھری آنکھیں، جو کبھی اس کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ان نظروں سے اب امل کو دیکھتا تھا۔ دونوں کتنے زندگی سے بھرپور اور مکمل لگ رہے تھے، اور یہی بات فلک سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، امل کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بار بار شاویز سے کہتی، نہ جانے میں اپنے بچے کو دیکھ پاؤں گی یا نہیں۔ سنا ہے کہ ڈیلیوری میں اکثر عورتیں اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ نہ جانے وہ ایسی باتیں کہاں سے سنتی تھی۔ شاویز پریشان ہو جاتا۔ مت کیا کرو امل ایسی باتیں، تم جانتی ہو نا کہ پہلے میں کتنے بڑے فیز سے گزرا ہوں۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے زندگی کو اپنے اوپر ختم کر لیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید ایسی حالت میں مر جاؤں گا، لیکن پھر امی بابا اور تم نے مجھے جس طرح ایک ایک منٹ سہارا دیا، میری ضرورتوں کا خیال رکھا، زندگی کی طرف پلٹنے پر مجبور کیا۔ یہ باتیں سوچتا ہوں تو مجھے تم سب سے پہلے بھی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ شاید تم تینوں کے بغیر میری زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں، اور اس ہونے والے بچے نے تو مجھے یہ دعا مانگنے پر مجبور کر دیا ہے کہ نہ تمہیں کچھ ہو اور نہ ہی مجھے۔ ہم ہمیشہ اپنے بچے کے لیے جیتے ہیں تاکہ آنے والا وہ معصوم ہماری محبتوں سے محروم نہ رہ سکے۔ شاویز کی بات پر امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دیں شاویز، سچ میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے جینا اپنے بچے کے لیے۔ اب میں اپنے بچے کے ساتھ اپنی زندگی کے لیے بھی دعا کروں گی۔ وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ شاویز بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے کرتے وہ سو گئی تھی۔ شاویز نے جھک کر اپنے پیار کی مہر ثبت کی تھی۔ محض 2 ماہ کے اندر اندر فلک کی بات بھی پکی ہو گئی اور شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی تھی۔ یہ سب بہت جلد بازی میں ہوا۔ فیروزہ بیگم اور ان کے شوہر نے نمیر کو صرف ایک بار نہیں دیکھا تھا،
बॉडी बिल्डर जैसा वजूद, लंबा चौड़ा और खूबरू, किसी चीज की इसके अंदर कमी ना थी। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। फलक और इसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी जहां पर दोनों की दोस्ती हुई। फलक ने नुमैर के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था। फिर उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आए तो फलक के कहने पर फिरोजा बेगम और इनके शौहर ने हामी भर ली। हालांकि दिल से इन्हें ये लड़का पसंद नहीं आया था, जिसके अंदर बला का एटीट्यूड था, लेकिन ये लड़का इनकी बेटी की पसंद था, इसलिए वो इनकार भी नहीं कर सकते थे। फलक जो चाहती थी वही होकर रहता था और अब इसे नुमैर में अपने जिंदगी का हमसफर नजर आया। 2 माह में झपट शादी हो गई। सारी तैयारियां हो गई। आज फलक शादी का कार्ड लेकर शावेज और अमल के पास आई थी। इसकी डिलीवरी में अभी बस 1 हफ्ता ही बाकी था। वो इसे नागवार नजरों से देख रही थी। अजीब मटका सा पेट लिए, खुला लिबास पहने वो इसके सामने खड़ी थी। ये क्या गवार जैसा हुलिया बना रखा है तुमने? बिल्कुल किसी गांव की औरत की तरह लग रही हो। फलक ने इसे देखकर हकारत से कहा। अमल खामोश रही। न जाने क्यों उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गईं। अभी भी वो इसके सामने ना बोल पाती थी। तभी शावीज जीने से उतरता हुआ दिखाई दिया। तो अभी कपड़े बदलकर लाउंज में आया था, जहां पर इसने फलक को बैठा देखकर नजरअंदाज किया था। हाय शावीज, हाउ आर यू? उम्मीद है कि तुम बिल्कुल खैरियत से होगे और अमल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारे होगे। वैसे मेरी भी शादी है और आज मैं तुम दोनों को अपनी शादी में इनवाइट करने आई हूँ। फलक जानती थी कि शावेद इसे नजरअंदाज करके चला जाएगा, इसलिए वो खुद ही आगे बढ़कर इसके सामने आई थी। वो इसकी आंखों में अफसोस देखना चाहती थी, फलक को होने का अफसोस। लेकिन शावेज ने बेनियाजी से इसकी तरफ देखा और फिर बेतासुर लहजे में कहने लगा, मुझे अफसोस है फलक कि मैं और मेरी वाइफ तुम्हारी शादी में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अनकरीब इसकी डिलीवरी होने वाली है। फिर हम दोनों अपने बच्चे में मसरूफ हो जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम किसी की शादी में जा सके। शाहवेज की कड़वी बात सुनकर तो गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। ठीक है, तुम दोनों नहीं आ सकती, लेकिन फूफो से कह देना कि वो जरूर आए शादी में। फिर मुलाकात होगी तुमसे। मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊंगी तुमसे मिलवाने। बॉडी बिल्डर है, इतना हैंडसम, लाखों लड़के इस पर मरती हैं, किसी चीज की कमी नहीं इसके अंदर। इसने शाहवेज को जैसे एक तंज किया था, लेकिन वो खामोश रहा। अमल को फलक पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर आए मेहमान की तौहीन करना शायद इज्जतदार लोग गवारा नहीं करते। वो दोनों खामोश थे। फिर वो जिस तरह आंधी तूफान की तरह आई थी, ऐसे ही वापस चली गई। इसकी शादी का कार्ड इस पर पड़ा था। शावेज ने जैसे उठाकर फेंकना चाहा, अमल ने इसे रोक दिया। ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा है, वो हम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर जाने वाली हैं, अपनी जिंदगी की खुशियों को तलाश करने। हमें सिर्फ अपने होने वाले बच्चे और अपने बारे में सोचना है। ये सुनकर शावेज का गुस्सा ठंडा हुआ था। फिर वो इसे कहने लगा, चाय बनवा लो, लॉन में बैठकर पीते हैं। इसकी आवाज में नरमी और मोहब्बत महसूस करके अमल मुस्कुरा दी थी। इधर फलक का निकाह हो रहा था तो उधर अमल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। वो बुरी तरह तकलीफ से तड़प रही थी। जकिया बेगम, शावेज के बाबा, खुद शावेज भी इसकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे थे और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी। मुबारक हो, बेटे की पैदाइश हुई है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। ये सुनते ही शावेज सजदे में गिर गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि रब इस पर यूं भी मेहरबान हो सकता है। फिर जब गुलाबी कपड़े में लिपटा हुआ गोल मटोल सा बच्चा डॉक्टर ने शावेज के हाथों में लाकर थमाया तो न जाने क्यों इसकी आंखें खुशी से गीली हो गई थीं। जकिया बेगम भी बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। फिर वो डॉक्टर से कहने लगा, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? इनकी तबीयत कैसी है? जी क्यों नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी थी, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, परेशानी वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर की तसल्ली पर वो फौरन ही बच्चे को लेकर अमल के पास आया था, जो बहुत जर्द चेहरा लिए बिस्तर पर लेटी थी। बच्चे को जन्म देना आसान बात नहीं थी। शावेज ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम ली। बहुत शुक्रिया, ये मेरी जान, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। शावेज के कहने पर अमल अपनी सारी तकलीफ भूल गई। शायद वो यही बात सुनना चाहती थी। इसने अपने बच्चे को देखा। फिर इसने जब मेहरबानी पर खुदा का शुक्र अदा किया। हर तरफ खुशियों की चहकार थी, कहीं इनकी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, बस यही सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती थी।
दुल्हन बनी फलक बड़े गरूर से नुमैर सदीकी के पहलू में बैठी थी। सब इसे देखकर रश कर रहे थे क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। जहां फलक के चेहरे पर एक गरूर था तो नुमैर भी इससे बैठा था जैसे इसके मुकाबले का यहाँ कोई ना हो। ज़किया बेगम के खानदान से किसी ने भी इस शादी में शिरकत नहीं की थी क्योंकि वो अपनी खुशियों में मसरूफ थे। फिर थोड़ी देर बाद फलक की रुखसती हो गई। रुखसती के वक्त उसने एक आंसू नहीं बहाया था। वो तो नुमैर के संग आसमान की बुलंदियों पर उड़ने को तैयार थी। फिरोजा बेगम डूबती नजरों से अपनी बेटी को देख रही थी क्योंकि नुमैर इन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। अपने दामाद के तौर पर न जाने क्यों वो शावेज और नुमैर का मवाजना करने लगी। सच में दोनों की फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। बस वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआएं कर सकती थी। सुहाग रात में फलक को नुमैर का असल चेहरा नजर आ गया जब वो शदीद ड्रिंक करके इसके पास हुजला उरूसी में आया था। तुम ड्रिंक करते हो नुमैर? इसके मुंह से बदबू के भुभुक्के उठ रहे थे। बामुश्किल फलक ने अपने मुंह पर हाथ रखा। नुमैर ने इसे खींच लिया। ओह माय प्रिंसेस, तुम इतनी भोली क्यों बन रही हो? अच्छा, तुम्हारे सामने कभी मैंने ड्रिंक नहीं की, लेकिन हमारी सोसाइटी के सब लोग इस चीज के आदी हैं। मेरे बाबा भी ड्रिंक करते हैं, तो फिर इनका बेटा क्यों पीछे रहे? सच में अगर तुम मेरे साथ ये ड्रिंक करोगी तो हम दोनों की सुहाग रात का मजा दुबाला हो जाएगा। इस घटिया बात पर फलक बिल्कुल हैरान रह गई। इसके सामने आज इंकिशाफ हुआ था कि नुमैर कसरत से ड्रिंक करता है। वो रो देने को थी, फिर उठकर ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। अचानक ही नुमैर ने इसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। इसकी चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। कहाँ जा रही हो? पहले जो मेरा इतना खर्चा करवाया है इसका हक तो दे दो। मुझे कुछ तो वसूल करने दो यार। नुमैर ने इसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। ये कैसा सुलूक कर रहे हो तुम मुझसे? बीवी हूं तुम्हारी, कोई रखेल तो नहीं? फलक ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। नुमैर ने इसका मुंह दबोच लिया। यू बिच, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने बोलने की और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। आइंदा अपनी जुबान बंद रखना। इसने लम्हे भर में इसे मसल डाला था। वो जो खिलता हुआ गुलाब लग रही थी, अचानक ही टूटी बिखरी सी बिस्तर पर पड़ी थी। अपनी जात को समेटने की कोशिश करती हुई बामुश्किल उठकर वॉशरूम में गई थी। इसे नुमैर से बेतहाशा घिन आ रही थी। काफी देर तक आंसू बहाती रही, फिर अचानक ही अपने आप को आईने में देखा तो डर गई। पूरा चेहरा काजल बिखरने की वजह से काला हो रहा था। ऊपर से वो बड़ी ही दहशतनाक लग रही थी। जल्दी जल्दी रगड़ कर अपना मुंह धोया, फिर अपने आप को समझाते हुए कहने लगी, क्यों इतना फजूल में परेशान हो रही हो फलक? भूल गई क्या नुमैर सदीकी एक सियासतदान और बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखता है, और फिर इसकी खूबसूरती हजारों लड़कियों को छोड़कर इसने मुझे पसंद किया, मुझसे शादी की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और ड्रिंक वाली बात बहुत छोटी है, ये तो बड़े बड़े घरानों में मामूल की बात है। वो अपने आप को समझा रही थी, लेकिन अचानक ही दिल के किसी कोने से आवाज आई थी, लेकिन शाहवेज ने कभी इसे छुआ भी नहीं था। हालांकि इन दोनों की मंगनी को 3 साल हो गए थे, फिर भी शाहवेज ने कभी इसकी इजाजत के बगैर इसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। भीड़ में जाते, कहीं आते जाते, वो इसे ऐसे लोगों से बचा बचा कर रखता और इसका साया बना रहता कि कोई इसे टच भी नहीं कर पाता था। वो साकित सी खड़ी शाहवेज के बारे में सोच रही थी, तभी अपने आप को संभाल कर सोचने लगी, नहीं, ये मैं क्या मवाजना कर रही हूँ? कहाँ शाहवेज और कहाँ नुमैर? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब तो वैसे भी वो कहीं साथ ले जाने के लायक नहीं रहा। कितना फर्क आ गया इसकी चाल में। शर्म भी आती मुझे इसके साथ कहीं जाते हुए। वो अपने आप को बहला रही थी। काफी देर बाद वॉशरूम से निकल कर आई तो नुमैर को देखकर एक बार फिर गुस्सा आ गया, जो बिस्तर पर आड़ा तिरछा ऐसे ही लेटा था, होशो हवास से बेगाना। फिर फलक सोफे पर सोकर अपनी थकन उतारने लगी। तुम ही बता दो अमल कि हमारे बेटे का क्या नाम होना चाहिए? शाहवेज इससे पूछ रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं क्या कहूँ, नाम तो इसका दादा या दादी को रखना चाहिए। आप बता दें अम्मी कि हम आपके पोते का क्या नाम रखें? ज़किया बेगम मुस्कुरा दी। मेरे बेटे का नाम शाहवेज है तो मैं अपने पोते का नाम शाहजैन रखूंगी। ज़किया बेगम की बात पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। कितना खूबसूरत नाम है शाहजैन। सच में अम्मी आपकी पसंद बहुत अच्छी है।
अमल मुस्कुराते हुए कहने लगी, जबकि बेगम भी खुश हो गई थी। फिर शाज़ेन जैसे इनकी जिंदगी में आया था रंग बिखेरने के लिए। हर तरफ इसके खिलौने बिखरे होते। एक बच्चे को पैदा करना जितना मुश्किल है, इससे ज्यादा मुश्किल इसे पालना है। लेकिन अमल दिन रात इसका ख्याल रखती। अब वो ठीक से शावेज को वक्त भी न दे पा रही थी। शाज़ेन 3 महीने का हो गया था, लेकिन शावेज रात को जब इसका इंतजार कर रहा होता तो वो मजबूर हो जाती, क्योंकि रात रात शाज़ेन जागता रहता। यार मैं तो तरस गया हूं तुम्हारी कुर्बत के लिए, तुम तो मुझे इतना सा भी वक्त नहीं देती हो। शावेज इसे गिला करता। क्या करूं मैं, आप खुद देखें कितना तंग करता है, ये पूरा दिन जगाता है और आधी आधी रात को भी जागता रहता है। समझ नहीं आती कि इसकी कैसी रूटीन है। वो रूहान सी होकर शावेज से कहती। वो एक गहरी सांस लेकर रह जाता। फिर शाज़ेन सो जाता तो इसकी नजर शावेज पर पड़ती। दोनों बाप बेटे गहरी नींद में होते और वो अकेली जाग रही होती। इससे दुख भी होता। वो ठीक से अपने शौहर को वक्त नहीं दे पा रही थी, लेकिन इससे उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अभी बच्चे की पैदाइश हुई है, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस दिन शावेज अपने बेटे और अमल को लेकर शॉपिंग मॉल आ गया था। वो चाहता था कि वो इन दोनों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। अमल अपने बेटे के लिए कपड़े पसंद कर रही थी। ऐसे कुछ फासले पर ही शाज़ेन अपने बाबा के साथ मौजूद था। तभी कपड़े देखते देखते इसकी नजर चंद कदम के फासले पर खड़ी फलक पर पड़ी। इसके साथ एक लंबा चौड़ा वजूद लिए नौजवान था, जो गालिबन इसका शौहर था। आज शादी के बाद पहली बार अमल ने फलक को देखा था। इतनी देर में फलक भी इसे देख चुकी थी। तभी लहराती हुई इन दोनों के पास आई थी। इसने नुमैर का हाथ थाम रखा था। ओहो, दोनों मेरी शादी में तो नहीं आए और मेरे शौहर से मुलाकात भी नहीं की। शावेज, इनसे मिलो, ये मेरे शौहर नुमैर सिद्दीकी। वो दोनों बराबर खड़े थे। दोनों में से बेहतरीन शख्सियत शावेज की लग रही थी, जो पूरे एतमाद के साथ नुमैर से मिल रहा था। फलक अपने बाल झटकते हुए कहने लगी, तुम जानती हो अमल, नुमैर सिद्दीकी के वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, यानी कि मेरे ससुर इतने बड़े खानदान अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता किया है। मैं तो टाइम भी नहीं निकाल पाती अब किसी से मिलने के लिए। देखो, तुम्हारे बेटे की मुबारकबाद नहीं दे सकी। वो इस गोल मटोल से बच्चे को देख रही थी जो शावेज की गोद में था। अमल मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं फलक, फिर कभी सही जरूर मिलने आना तुमसे मुलाकात करने के लिए अपने शौहर को लेकर। अरे नुमैर के पास कहाँ वक्त है किसी के घर जाने का, ये तो खुद बहुत बिजी रहते हैं। फलक जानबूझकर शावेज के ऊपर रखकर ये बात कर रही थी। तभी नुमैर झलाते हुए कहने लगा, जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे क्लब भी जाना है। इसने इतनी बदतमीजी से कहा कि फलक इन दोनों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। इसने शावेज को तंजिया मुस्कुराते हुए देखा तो इसे और आग लग गई। घर आते हुए इस पर चीखने लगी, तमीज नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। क्या सोच रहा होगा मेरा वो कजन, इसका शौहर कितनी बदतमीजी से बात करता है। इससे कुछ तो सोच कर लिया करो नुमैर, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम। नुमैर का गुस्सा ऐसा ही था। इसने एकदम फलक की गर्दन दबोच ली थी, जिससे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। छोड़ो मुझे जंगली दरिंदे, ये क्या कर रहे हो, जान से मारोगे क्या मुझे। उखड़ी उखड़ी सांसों के साथ इससे बोला नहीं जा रहा था। तभी नुमैर इससे इतने जोर से धक्का दिया कि इसका सर दीवार में जा लगा, जिससे अच्छा खासा निशान पड़ गया। माथे पर शोर शराबा सुनकर नुमैर की वालदा सोफिया बेगम दौड़ती हुई आई। ये क्या हंगामा किया हुआ तुम दोनों ने। फिर नुमैर को इसे मारते देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ इंसान, पहले भी तुम्हारी बीवी ने इस वजह से तुमसे तलाक ली थी और अब चाहते हो कि ये भी तुमसे तलाक ले ले। जल्दबाजी में इन्होंने एक पुरानी बात का तस्करा छेड़ दिया था और फलक अपने गाल पर हाथ रखे अपने जख्मों को फरामोश किए सोफिया बेगम की बात पर बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। फलक की यह हालत देखकर वो गड़बड़ा गई। तभी नुमैर गुस्से से कहने लगा, अगर ये भी ऐसे मेरे सामने जुबान चलाएगी, चीखेगी, तो मैं इससे भी 9-2-11 करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। समझा रहे आप इसे अपनी जुबान में, मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। वो पांव से इसे ठोकर मारता कमरे से बाहर चला गया, जबकि फलक एकदम सोफिया बेगम के सामने आई थी। क्या कह रही थी आप? क्या नुमैर पहले भी शादी कर चुका है? कह दीजिए कि ये सब झूठ है। वो मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकता और ना ही आप लोग। सोफिया बेगम गड़बड़ाई। देखो बेटा, नुमैर ने हमें कहा था कि ये सच तुम्हें ना बताया जाए,
لیکن میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، اس کی پہلی بیوی اڑوا تھی جسے ہم پسند سے نمیر کی شادی کر کے لائے تھے، لیکن ہمارے لاڈ پیار نے اسے بگا رکھا ہے۔ وہ کسی کا لہجہ بدتمیزی والا تو خاص طور پر بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، اس لیے اڑوا بھی ایسے ہی اس کے سامنے زبان چلاتی تھی۔ ایک دن غصے میں آ کر نمیر نے اسے طلاق دے دی۔ اگر تم یہ سب کرو گی تو وہ کسی دن تمہیں بھی طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دے گا، اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھو، صوفیہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ مجھے طلاق کیا دے گا آنٹی؟ میں خود اسے لات مارتی ہوں، اس نے مجھے دھوکہ دیا، پہلے سے شادی شدہ ہو کر اس نے مجھ سے شادی کی، کیا کمی تھی میرے اندر؟ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں اس گھر سے، اور اپنے بیٹے کو کہیے گا کہ طلاق نامہ بھجوا دے، میں نہیں رہوں گی اس جنگلی جانور کے ساتھ۔ یہ کہتے اس نے اپنا بیگ پیک کیا۔ صوفیہ بیگم نے سر تھام لیا، نہ ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ فلک کو روکتی، نہ ہی اپنے بیٹے کو سدھار سکتی تھی، کیونکہ وہ جو ایک بار بگڑ جاتا ہے اس کا سدھرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شارویز اپنی آخری سرجری کے بعد اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اب بالکل ہلکا پھلکا سا محسوس ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ایک ٹانگ میں ہلکی سی اونچ نیچ رہتی، ورنہ اس سے زیادہ نہیں، اور چلتے ہوئے تو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عمل کے ساتھ اس کی زندگی کسی جنت کی طرح گزر رہی تھی، اور بیٹے کے آنے کے بعد تو وہ دونوں بہت مصروف ہو گئے تھے۔ آج اس نے شاہزین کو جلدی سلا دیا تھا، وہ کچھ وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ شاویز نے بھی اس کی تیاری دیکھ لی تھی، تبھی لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ کیا بات ہے، آج بیگم صاحبہ بہت میٹھی میٹھی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے چھیڑنے لگا تو عمل کو شرم و حیا نے گھیر لیا۔ خود ہی کہتے ہیں کہ میں ٹائم نہیں دیتی اور اب مجھے ایسے تنگ کر رہے ہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ اوہو، مذاق کر رہا ہوں جان، بس تمہاری ایک نظر دیکھنے کی دیر ہوتی ہے اور میرا دل تمہارے قدموں میں لوٹنے لگتا ہے، شاویز نے شوخی سے کہا تو عمل بے اختیار ہنسنے لگی۔ تبھی اس نے عمل کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اس سے پہلے کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا، دوسری طرف روتی ہوئی مومانی فیروزہ تھی۔ شاویز، خدا کے لیے جلدی گھر آؤ، تمہارے ماموں بھی گھر پر نہیں ہیں۔ فلک آئی ہے، روتی پیٹتی اپنے سسرال سے نمیر نے اسے بہت برے طریقے سے مارا ہے، میری بچی کو بہت بڑا ظلم ہوا اس پر۔ مومانی کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اسپیکر سے زور زور سے روتی ہوئی آواز عمل کی کانوں میں بھی گونجی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ تبھی شاویز نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر مومانی سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر وہ عمل سے کہنے لگا، میں آتا ہوں، شاید فلک کے ساتھ نمیر نے کوئی مس بہیو کیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ عمل دل محسوس کر رہ گئی، ابھی وہ دونوں خوبصورت لمحے میں گرفتار ہونے والے تھے، لیکن اچانک سب کچھ لمحے بھر میں بدل گیا۔ عمل کا نازک دل کانپنے لگا، کیا اس کی زندگی میں ابھی کچھ ہونے والا ہے؟ نہ جانے کیوں اسے اپنے پاس ایک خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ فلک کی خراب حالت دیکھ کر شاویز حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا تو چہرے پر تھپڑوں کے نشان، اوپر سے بال بکھرے ہوئے تھے، ملچکے کپڑے اور روتی ہوئی سرخ آنکھیں اس کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ کبھی یہ لڑکی اس کی شدید محبت اور طلب رہی تھی، جس نے لمحے بھر میں اسے صاف کر دیا، یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ ایک معذور شخص ہے۔ تب اس کے دل پر کیا گزری تھی یہ وہی جانتا تھا، لیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کیا اور مومانی فیروزہ سے کہنے لگا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیونکہ نمیر نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا فلک؟ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے شانے پر سر رکھ لیا۔ مجھے تمہاری آہ لگی ہے شاویز، میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا، اس لیے میرے حصے میں وہ ظالم انسان آیا جس نے اپنے وحشی پن سے ایک بار نہیں کئی بار مجھے رلایا۔ اس نے کئی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے مارا پیٹا۔ وہ نہ سے پہلے سے شادی شدہ تھا بلکہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا ہے، اور یہ اس کی دوسری شادی تھی، لیکن اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی۔ ایک دم شاویز 2 قدم پیچھے ہوا۔ فلک کی قربت اب اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ایسے قریب کیوں آئی جبکہ وہ جانتی تھی کہ اب شاویز عمل کا شوہر اور ایک بچے کا باپ ہے؟ فلک نے اس کا پیچھا کرنا بہت ہی شدت سے محسوس کیا۔ تبھی مومانی فیروزہ گلوگیر لہجے میں کہنے لگیں، میری بچی کی زندگی برباد ہو گئی، دیکھو بھری جوانی میں سے کتنا صدمہ دکھ اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی،
शावेज इन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा, क्या फायदा फिर ऐसे जालिम इंसान के साथ रहने का। मेरा ख्याल है कि फलक को खुला ले लेनी चाहिए। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों मारपीट से तो अच्छा है कि इंसान खामोशी से अलग हो जाए। ये सुनकर फलक भी खुश हो गई। वो फौरन कहने लगी, हाँ, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी इस जालिम इंसान के साथ, मैं इससे खुला ले लूंगी। इसकी बात पर एकदम ही शावीज चौंका था। अच्छा, लेकिन तुमने तो खुद पसंद किया था नुमैर को, तो इसके साथ इतने दिन गुजारते हुए तुम्हें इसके किरदार का पता नहीं चला कि वो क्या कैरेक्टर रखता है, किस किस्म का इंसान है। शावेज की बात पर वो सर झुकाए खड़ी रही। अगर इनकी वो सिर्फ इन दोनों माँ बेटी को तसल्ली और दिलासा दे सकता था और कुछ इसके इख्तियार में नहीं था। फिर जाने के लिए उठा। मैं भी आऊंगा मोमानी, जब आप मामू से बात कर लीजिएगा। अपने आप को अकेला मत समझिएगा, मैं आपके साथ ही हूँ, हर मौके पर खड़ा हूँ। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो शावेज? प्लीज, मैं और मम्मा इस वक्त खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। फलक ने इसे आंखों में आंसू भरकर देखा था। शावेज ने नजरें फेर ली। मुझे माफ कर दो फलक, लेकिन घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार करेगी, मैं इसे अकेला छोड़ कर आया हूँ। ये कहकर वो पलटा भी नहीं था और सीधा खुले दरवाजे से चला गया। बीवी माय फुट को गुस्से और हसद की आग में सुलाई थी। इसकी बीवी को तो मैं इसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। शावेज सिर्फ मेरा है मम्मा, मैं इसे दोबारा हासिल करके रहूंगी। मैं समझ गई हूँ कि मैं इसे कितनी मोहब्बत करती थी। अब मुझे इसके बगैर 1 मिनट भी सुकून नहीं। मैं नुमैर से तलाक लेकर दोबारा शावेज से शादी करूंगी। इसकी इस बात पर फिरोजा बेगम दिल थाम कर रह गई थी। अमल, कुछ पता चला तुम्हें फलक ने अपने शौहर से खुला ले ली है? जकिया बेगम की बात पर अमल ने सर झुकाया। जी अम्मी, मुझे शावेज ने बताया था। देख लो और मेरी बात अच्छी तरह समझ लो, पुरानी मोहब्बत को सर उठाने में वक्त नहीं लगता, इसलिए इसे उठने से पहले कुचल देना। जकिया बेगम की बात पर वो हैरान रह गई। क्या मतलब? आप क्या कह रही हैं? अब मैं समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फलक अब अकेली है और वो हर रोज फोन करके शावेज को अपने पास बुलाती है, अपने मसले मसाइल हल करने के लिए। कहीं वो इस हद तक ना चली जाए कि वो शावेज पर हावी हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अच्छी खुशगवार जिंदगी खराब हो, इसलिए अपने शौहर को अपने काबू में रखना और फलक की शावेज की तरफ बढ़ते हुए कदमों को वहीं रोक देना। जकिया बेगम की बात पर वो सुन सी बैठी थी। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी, ये तो शावेज को चाहिए ना। पहले फलक ने इसे धोखा दिया था, तो अब फिर से वो इसकी तरफ क्यों माइल होंगे? ये बात इन्हें समझनी चाहिए। मैं इन्हें रोक सकती नहीं हूँ। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ शावेज तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और अपने बच्चे की खातिर तो दुनिया के किसी भी इंसान से लड़ लेगा, जो इसका घर तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन औरत के आंसू बहुत झूठे और मकार भी होते हैं। जिसमें इसके जज्बात बहते हैं, कभी इसके बहते आंसुओं से मुतासिर होकर शावेज ने इसकी तरफ कोई पेशकदमी कर दी तो। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अमल की आंखों में नमी आ गई और शावेज के दिल में इसके लिए शक पैदा हो गया। फिर वो खुद ही नोट करने लगा, जब भी शाहजेन को सुलाकर वो इसके साथ बिस्तर पर होती। अभी तो वो सोचते भी नहीं थे करीब आने के बारे में, लेकिन अचानक इसका मोबाइल बजना शुरू हो जाता। किसी की रोती हुई आवाज इसके कानों में आती। वो यकीनन फलक की आवाज थी। यार, मैं जा रहा हूँ, मोमानी की कॉल आई है। मामू तो लंदन गए हुए हैं, अब मुझे फलक को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अमल का दिल एकदम ही सुलग गया। वो खामोश खड़ी रही। शावेज उसकी तरफ देखे बिना बाहर चला गया। ठीक कह रहे थे अम्मी के मेरे इख्तियार से निकलते जा रहे हैं। शायद फलक की पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई है इनके दिल में। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। लेकिन नहीं, मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर शावेज ने इसके एक आंसू इसकी बातों में आकर फलक को अपना लिया तो इसके पास क्या बचेगा? मुझे अभी जाना होगा इससे बात करने के लिए। वो एक फैसला कर उठी थी। मेरी बच्ची को गम खाया जा रहा है अपनी शादीशुदा जिंदगी के टूटने का। अब तुम बताओ शावेज, मैं करूं तो क्या करूं? कहां से इसे वो इसकी पुरानी मोहब्बत ला कर दूं? वो नजरें चुरा रही थी। क्या मतलब मोमानी? में समझा नहीं। शावेज हैरान था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शावेज, मुझे खुद शर्म आती है तुम्हें ये सब कहते हुए। खुद तुम ही चले जाओ इसके पास। वो हैरान था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। इसने देखा फलक अपने कमरे में कंबल में छुपी लेटी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसे देखकर वो फौरन उठ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर ताजगी छा गई। वो अक्सर ही मामू की गैर मौजूदगी की वजह से इनका हालचाल पूछने आ जाता था। कभी फलक खुद फोन करके इसे बुला लेती। क्या हुआ फलक, तुमने मोमानी को क्यों परेशान कर रखा है? किस बात की जिद लगा रखी है? तुम्हें मालूम है ना कि माँ बाप अपनी औलाद की वजह से कितने परेशान रहते हैं। इनकी गम
खुशी इनके लिए कितनी अहमियत रखती है। शावेज इसे समझा रहा था। ठीक है, मैं इज्जत करना छोड़ दूंगी अगर तुम मेरी बात मान लोगे। तो फलक की बात पर वो हैरान हुआ। कैसी बात? क्या कहना चाहती हो तुम? तभी फलक ने इसे अपनी आंखों में जज्ब किया। एकदम ही वो इसके पास उठकर आई और इसके इतने करीब खड़ी हो गई कि शावेज को 2 कदम पीछे होना पड़ा। वो इसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। फिर एकदम इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझसे गलती हो गई शावेज, मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती थी। वक्ती तौर पर मेरी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहचान गई हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो शावेज। इसकी बात सुनकर वो आंखें फाड़े हैरत से इसे देख रहा था कि फलक क्या कह रही है। इसे खामोश देखकर फलक की और हिम्मत बढ़ती गई। फिर वो गुलगीर लहजे में कहने लगी, तुम अमल को तलाक दे दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं थी। वो देहातन गांव से आई हुई लड़की, इसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो तुम्हारी बीवी बनती। तुम जानते हो ना हम दोनों कितनी मोहब्बत करते थे, हमारे कितने खूबसूरत लम्हात एक साथ गुजरे थे। मैं तुम्हारा बच्चा भी पाल लूंगी, तुम इससे शादी कर लो। इसे छोड़ दो, वो तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। शावेज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो एकदम पीछे हुआ। इन दोनों को खबर नहीं थी कि अमल जो फलक से बात करने चंद लम्हे पहले इस घर में आई थी, वो दरवाजे के पीछे खड़ी धक धक होते दिल के साथ इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। ऐसे लगा आज वो सब कुछ खो देगी। वो सिर्फ शावेज के जवाब का इंतजार कर रही थी। इसके कदम कांप रहे थे। तभी अचानक इसे उसकी आवाज सुनाई दी। ये क्या कह रही हो तुम? होश में हो? आखिर तुम्हें ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी बीवी नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है। तुम जानती भी हो फलक ने कि अमल की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। वो मेरे दिल में नहीं, मेरे खून में बसती है। इसने इस वक्त मेरा साथ दिया जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और तुमने मुझे माजूर कहकर ठुकरा दिया। जब मैं पानी पीने के लिए भी दूसरे का मोहताज होता था, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी, हर कदम पर मुझे सहारा देती थी। मैं इसके मुखलिस दिल का शुक्रगुजार हूँ, इस रब का जिसने मुझे अमल जैसी बीवी, जो मेरे बच्चे की माँ बनी। मैं तो इसे छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी भर इसका साथ निभाने का वादा किया, फिर चाहे तुम्हारे जैसी सैकड़ों फलक क्यों ना मेरे सामने आ जाएं। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसी बात दोबारा मत करना। और अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो हो सकता है कि मैं तुमसे जो मामों की वजह से ये ताल्लुक है ये भी खत्म कर लूं। मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी है और मैं इससे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ। खुदा हाफिज। ये कहकर वो पलट गया। जैसे दरवाजा खोला, अपने सामने खड़ी अमल को देखकर वो हैरान रह गया। तुम यहाँ? इसने देखा कि अमल आंसुओं से रो रही थी। फिर एकदम ही वो शावेज से लिपट गई। मुझे डर लग रहा था कि मैं आपकी मोहब्बत खो दूंगी। मैं तो फलक से बात करने आई थी, इसे समझाने के लिए कि वो मेरा घर खराब न करे। लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि जिस घर की बुनियादें मजबूत हों, इसे कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही किसी की बुरी नजर इसे बर्बाद कर सकती है। शावेज मुस्कुरा दिया। फिर वो कहने लगा, अच्छा हुआ तुमने अपनी आंखों से देख लिया, मुझ पर अपना यकीन कर लिया, वरना शायद मैं तुम्हारे सामने ये सफाई न दे पाता। क्योंकि किसी औरत के दिल में अगर एक बार शक आ जाए तो इसे दूर करना बहुत मुश्किल होता है। चलो अब घर चलते हैं, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये कहकर इसने अमल का हाथ थाम लिया और फलक जहरीली नजरों से इन दोनों को एक साथ जाते हुए देख रही थी। इसके हाथ कुछ ना आया था शावेज की मोहब्बत और ना ही इसके दिल की ख्वाहिश। अब हमेशा इसके दिल को खाली रहना था। अब छोड़ दो शावेज की बातों को और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। फिरोजा बेगम इसे समझा रही थी, जबकि फलक खामोश थी। मैं बहुत गलती पर थी अम्मी, आपने मुझे इस वक्त क्यों नहीं समझाया। आज मैं अपने दिल को खाली महसूस करती हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं शदीद मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत खुदगर्ज थी। जिस वक्त शावेज को मेरी जरूरत थी, मैंने इसे अपनी आंखें फेर ली और आज मैं इसकी मोहब्बत को तरस रही हूँ। फलक की आंखें आंसू से भर गईं। फिरोजा बेगम के दिल को तकलीफ हुई। अब सब्र करो मेरी बच्ची, कोई ना कोई शावेज जैसे खूबसूरत दिल का मालिक तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हें अपना लेगा, क्योंकि ये आजमाइशें कभी न कभी खत्म हो जाती हैं। फिरोजा बेगम इसे समझा रही थी। इसने थक कर आंखें बंद कर ली। यार, मैं तो तुम्हें बड़ी सीधी सादी मासूम लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक लड़की निकली। देखो, दिल ही दिल में मुझ पर शक कर रही थी और मुझे खबर भी नहीं थी। ये सुनकर अमल जोर से हंसी। ये शक मैंने खुद अपने दिल में पैदा नहीं किया शावेज, बल्कि अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं आपकी फलक की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक लूं, वरना नुकसान उठाऊंगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अमल का चेहरा गुलाब हो रहा था। शावेज ने इसे मोहब्बत से देखा, फिर शरारत से कहने लगा, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि हमारे 10-12 बच्चे तो होने चाहिए। इस सबूत के लिए कहो तो अभी पेश कर देता हूँ। ये सुनकर अमल जोर जोर से हंसी थी। क्या कह रहे हैं आप? अभी तो शाहजेन सिर्फ 10 महीने का और अभी से आपको दूसरे बच्चे की पड़ गई।
اچھا تو پھر ٹھیک ہے، جب ارادہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں ہر وقت تیار ہوں۔ ویسے بھی ایک خوشگوار فیملی کے لیے کم از کم 8-10 بچے ہونا ضروری ہیں۔ یہ سن کر عمل اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاویز سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہو گیا تو سوچتے ہی عمل بہت گھبرا گئی۔ ان کی ہنستی ہوئی آوازیں کمرے سے باہر جا رہی تھیں۔ ذکیہ بیگم نے بے اختیار ان آوازوں کو سنا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، یہ آج انہیں یقین ہو گیا تھا۔ کس طرح شاویز کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ایک دم ہی حوصلہ ہار گئے۔ انہیں اس وقت کسی اپنے کی ضرورت تھی اور شاویز کو فلک کی، لیکن عین وقت پر فلک نے شاویز سے شادی سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے لنگڑا کہہ کر بری طرح دھتکار دیا تھا، اور یہ بات ان کے دل پر جا لگی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید یہی بہتر تھا۔ اگر اس وقت وہ شاویز کی شادی عمل سے نہ کرتی تو عمل جیسی خوبصورت بیوی شاویز کی زندگی میں کیسے آتی؟ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ آج فلک کا دوسرا نکاح تھا، لیکن وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ بہت میچور ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا غرور کہیں دور پھینک دیا تھا۔ یہ رشتہ شاویز نے کروایا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا زہیب، جو ایک بچے کے بعد اپنی بیوی کو کھو چکا تھا۔ اس نے جب فلک سے بات کی تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ جس طرح عمل نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے کر تمہارے دل میں بہت گہری جگہ بنائی ہے، اس طرح میں بھی اپنے ہونے والے شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے بچے کو ماں والی محبت دیکھ کر فلک کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ لگ رہا ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو، اور میں یہی چاہتا تھا۔ فلک، اب سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میں اور عمل قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ مسکرا دی پورے دل کے ساتھ۔ عمل اسے دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کی یہ نادان کزن اب ہمیشہ خوش رہے، کبھی دکھ کی کوئی لہر اس کے قریب بھی نہ آئے۔